जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हुआ है, तो एग्ज़ाम जो 27 फरवरी का होने वाला था, तो 27 फरवरी को नहीं हुआ और आप लोगों के पास जो अभी भी 1 महीना का टाइम मिल गया है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो होली के बाद और मार्च के जो है तीसरे सप्ताह में होगा। तो अभी भी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम, अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया तैयारी, तो जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए। तो मेरे चैनल पे जो है, इसी पे जो है रोज़ डेली सुबह अब से मैं जो है वो मैथ का आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, जिसमें मैंने आज मैथ का डाला हुआ था। रोज़ सुबह 7 बजे मैथ का होगा और शाम को रोज़ 5 बजे जीके जीएस का होगा। हो सकता है कि डेली जीके जीएस की जगह हिंदी का भी हो जाएगा, साइंस का भी हो जाएगा, इंग्लिश का भी हो जाएगा, किसी किसी दिन अल्टरनेट करके होगा। अगर मुझे टाइम मिल पाएगा तो दिन में मैं 3 या 4 वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन आप सबके प्यार मिलने के अनुरूप। अगर आप लोग ज़्यादा प्यार देंगे हमारे इस चैनल को, हमारे वीडियो को, तो आप लोग जो कहेंगे, मतलब जिस टॉपिक में मैं उतना वीडियो, क्योंकि मैं वीडियो बनाते जाती हूँ, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर डीमोटिवेट हो जाती हूँ। इसीलिए आप सबका प्यार का ज़रूरत है। तो आप सब इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग में सारे का बनाऊंगी। ओके, तो आप सबकी बस सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल भी बहुत छोटा है और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सारा करा चुकी हूँ जीके जीएस का। तो अभी मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेवल का ही। तो और बातें जो है मैं बीच में बताऊंगी। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो करा रही हूँ उसका पीडीएफ आपको मेरे चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी पन्ने पर उत्पाद शुल्क किसी पहला क्वेश्चन ही किसी पेय पर, यहाँ पेय होगा, पेय नहीं होता, पेय पदार्थ। किसी पन्ने पर उत्पाद शुल्क देय होता है, उसके उत्पादन के संदर्भ में, उसके उत्पादन और बिक्री के संदर्भ में, उसके उत्पादन और परिवहन के संदर्भ में, उसके उत्पादन और परिवहन और बिक्री के संदर्भ में। तो देखिए, किसी भी कोई पदार्थ होता है, उस पर जो उत्पाद शुल्क जो देय होता है, वो होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में, कि कितना उत्पादन हुआ है उसके हिसाब से जो है वो शुल्क निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए, अगर जिस वर्ष जो है जैसे मान लीजिए गोभी का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, तो एक टाइम में आकर उसका दाम बहुत सस्ता हो जाता है। लेकिन वही गोभी का मतलब सब्जी नहीं लेते, जैसे सरसों का तेल ले लेते हैं, कि उसका उत्पादन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली सस्ता होगा, उत्पादन कम होगा तो उसका क्या होगा, ऑब्वियसली महंगा रहेगा। वही है। और दोस्तों क्योंकि मैं खुद जो है वो डीएलएड कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, तो मैंने पिछले बार 24 में एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है वो टोटल आपका 15 क्वेश्चन ही रहते हैं, टोटल सब्जेक्ट मिलाकर। लेकिन उसी लेवल का ध्यान रखते हुए मैं सारे क्वेश्चन करा रही हूँ, डीएलएड लेवल का ही। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही पंजाब और तमिलनाडु में, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो देखिए, हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में, यानी कि 1966-67 के टाइम में हुआ था। और हरित क्रांति में जो है मतलब कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति आया था। और सबसे अधिक जो सफल रहा था वो किस राज्य में रहा था, तो वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रहा था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बढ़ता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, और जिन्हें जो है 2024 में भारत रत्न भी मिला है। और वर्ल्ड लेवल पर जो है क्या कहते हैं, वर्ल्ड लेवल यानी कि विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है, राष्ट्रीय ऋण नहीं मानेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। जीवन बीमा पॉलिसियां को, तो ये सब जीवन बीमा पॉलिसियां हमारी राष्ट्रीय जो ऋण होती है। अगला है दीर्घ अवधि सरकारी बॉन्ड को, राष्ट्रीय बचत पत्र को, या भविष्य निधि को। तो देखिए, जो मतलब राष्ट्रीय जो है, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाएगा, राष्ट्रीय ऋण, तो वो हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय बचत पत्र।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को इनका PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कितने कट ऑफ पे जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इस पे भी मैंने पूरा डिटेल्स वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। चौथा क्वेश्चन है कि नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, तेल उत्पादन से या खाद्य उत्पादन से। तो देखिए ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि नीली उत्पादन जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है, दूध क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति तेल से है, आपका हो जाएगा तिलहन से संबंधित पीली क्रांति। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है क्योंकि, क्यों जनसंख्या वृद्धि अधिक, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक बनी हुई है। जन्म दर और मृत्यु दर की अपेक्षा कम है, मतलब जन्म जो है मृत्यु दर की अपेक्षा कम है, बिल्कुल नहीं। मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है। मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा क्रम घटी है। तो इसका क्या आंसर जाएगा? हमारे भारत में जनसंख्या बढ़ने का क्या होगा? मृत्यु दर में कमी है लेकिन जन्म दर में क्या है? अधिक वृद्धि है। टोटल आज आप लोगों को जो है 55 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किसके पास कराना होता है? अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किसके पास कराना होता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके आज ही जो है वो हेड बने हैं तुहिन कांत पांडे, और इससे पहले इनकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी माधवी पूरी बुच। दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक, सी है वित्त मंत्रालय, डी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अनुसूचित बैंकों को पंजीयन कराना होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास कराना होता है, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना, चलिए मैं इसका कुछ स्टैटिक्स बता देती हूँ। 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई का जो है स्थापना हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और आरबीआई के जो वर्तमान हेड हैं वो कौन है? आई थिंक संजय मल्होत्रा है, 26वें नंबर के हैं। ओके, संजय मल्होत्रा। और आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना बता देती हूँ। ओके, बस आप लोगों को एक काम करना है, मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगला है कि असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? NSO, NSSO, CSO, ASI, RBI। तो असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा जो आपका एकत्रित करता है वो NSS करता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संवैधानिक सलाह पूछ रहा है ना, आंसर ही दिख गया। सर BN राव और श्री KM मुंशी। तो देखिए संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे सर बेनेगल राव यानी कि BN राव, ऑप्शन C हो जाएगा, मैंने फुल फॉर्म भी बता दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, GV मावलंकर। तो स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो GV मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान समय में 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला जी हैं, जो कोटा राजस्थान से विधायक हैं, नहीं सांसद है, सॉरी सांसद। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा। तो देखिए UN होता है ना, UN के 6 अंग है जिसमें एक अंग अभी बंद कर दिया गया, अभी वर्तमान में 5 है। तो ये मैंने जितना नाम बोला ये सब उसके अंग है। तो महासभा के जो वर्तमान सचिव है अभी एंटोनियो गुटेरस है, आई थिंक 99 नंबर के है और वो पुर्तगाल से है। तो उनका जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए इतना मेहनत हो रही थी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टडी ग्रुप हो गया उसमें भेज दीजिएगा। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो नमक सत्याग्रह जो है दांडी मार्च के उपरांत जो है वो किया गया था आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में। ओके। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं?
9, 10, 11, 12। तो देखिए सबसे पहला हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसे जो है 42वां संविधान संशोधन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था। तो उस टाइम केवल 10 मौलिक अधिकार को ही जोड़ा गया था, लेकिन बाद में 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का भी अधिकार को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया, तो टोटल 11 हो गए थे। ओके, ये मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 क में है और भाग 4 के क में है। मैंने सारा जानकारी आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? कम से कम, अधिक से अधिक तो कितना बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितनी बार बुलाना आवश्यक है? 4 बार, 3 बार, 2 बार या 1 बार? यही ना पूछ रहा है कि कितनी बार। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको फिर से दिखा देती हूँ 13 नंबर का। कितनी बार मतलब कम से कम जो है बुलाना आवश्यक है? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो कम से कम 2 बार तो सत्र होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार? तो क्या हो जाएगा? 2 बार। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। क्या दंड दिया हो? 1 वर्ष या अधिक का, 2 वर्ष या अधिक का, 3 वर्ष या अधिक का, 4 वर्ष या अधिक का। तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो 3 वर्ष या अधिक का। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोलकाता विश्वविद्यालय की शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? मैकाले का कार्यवृत्त रिपोर्ट के, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम। चौथा ऑप्शन क्या है? वुड डिस्पैच। क्या है? वुड डिस्पैच। तो इसका देखिए आंसर जो आएगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो वो आया था वुड डिस्पैच के माध्यम से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1946, 1945, 1942, 1940। तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था वो आया था आपका 1946 ईस्वी में। 3 थे इसके लॉर्ड माउंटबेटन जो है इसके कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था? कैबिनेट। इसके 3 सदस्य थे, A.B. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। मैं एक नाम क्यों बोल जबकि मुझे अच्छे से याद है। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीनों नाम जो है इसके 3 प्रमुख सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। तो बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। तो वे वर्ग थे साहूकार एवं दास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900 ईस्वी में, 1906, 1905, 1902 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने या बलबन में। तो देखिए प्रसिद्ध पारसी त्योहार जो नौरोज होता है जो इसकी शुरुआत किया गया था बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ऐसे ले लेते हैं, सब दिख जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों द्वारा, हंगेरियन द्वारा, हुनों द्वारा या तुर्कों द्वारा। तो देखिए भारत का जो है रोम से व्यापार समाप्त हो गया था जब रोम पर जो है वो हुनों का आक्रमण हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, अलबरूनी, फिरिश्ता या अमीर खुसरो। तो आईन ए अकबरी जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। ओके, तो इसी तीनों में से चलिए बताइए कि वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है रबर का उत्पादन? तो आपका हो जाएगा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। दोस्तों अभी तक देखिए टोटल 55 क्वेश्चन करवाना है, वो सारे क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको लग ही रहा होगा। तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, 18000 डिग्री सेल्सियस या 24000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान जो आंका गया तो वो था 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या रोमानिया में। तो काले वन किस देश में पाए जाते हैं? तो काले वन जो है वो जर्मनी में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर घूमती है? तो 23.5 डिग्री पर घूमती है, सभी को पता होना ही चाहिए। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है और उसी पे वो घूमती है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान भारी वर्षा हो जाए, यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए, यदि पादप की वृद्धि की अवधि के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव हो, यदि पकने के समय के दौरान उच्च तापमान हो। तो क्या किस कारण के कारण जो गन्ना में होता है वो मीठापन, सुक्रोज का मतलब क्या होता है, जो प्राकृतिक शुगर होता है वो सुक्रोज की बोलते हैं, जो मीठा जो है कम हो जाता है वो होता है पकने के अवधि के दौरान पाला मार देता है, क्या होता है, पाला पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, इसको क्या बताना, ये हुई विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अभी मैंने बताया विटामिन सी की कमी से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिक जलन पैदा किससे होता है? उबलता हुआ पानी से, गर्म पानी से, भाप से। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, पिघली हुई प्लावी बर्फ से कभी जलन नहीं होता है और गर्म पानी से ज़्यादा हमें भाप से जलन होता है। किससे जलन होता है? भाप से। ओके, कभी आप रोटी बनाए होंगे तो रोटी से फूट जाता है, क्योंकि मैं लड़कियों में तो रोटी बनाई हुई, कभी रोटी फूट जाए अगर हाथ में भाप लग जाए तो गर्म पानी से भी अधिक जलन देता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? साफ मौसम का, तूफान का, वर्षा का, शीतल मौसम का। तो देखिए वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन, पतन का मतलब क्या होता है? ढलना। किसका है? तूफान का, वर्षा का, शीतल मौसम का। तो ये हो जाएगा हमारा बी, तूफान का। क्या हो जाएगा? तूफान का। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? डाल्टन ने, एरविन श्रोडिंगर ने, नील्स बोर ने या रदरफोर्ड ने। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो नील्स बोर थे। कौन थे? नील्स बोर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रवों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? शांत इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति, शांत प्रोटॉन, सभी शांत न्यूट्रॉन। तो द्रवों में चुंबकत्व का क्या कारण होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से 4 ऑप्शन दिए, उसके हिसाब से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति जो होता है द्रवों में चुंबकत्व का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? ये तो सबसे इजी है, मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास का है। प्रकाश का परिक्षेपण के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अरे यार आंसर ही दिख गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, वायुमंडल अपवर्तन, और क्या होगा बताइए? तो देखिए जो तारे का टिमटिमाने का जो कारण होता है ना वो क्या होता है आपका? वो हो जाएगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित यानी क्या है, निम्नोक्त दरों में से, मतलब निम्नलिखित दरों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? नाथुला दर्रा, जेलपला दर्रा, सिपकिली दर्रा या थेराब थांगा दर्रा। तो देखिए सतलज नदी जो है ना वो भारत में, सतलज नदी तो जो है वो चीन में, तिब्बत में इसका उद्गम होता है।
मानसरोवर झील से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में जो जेलपला दर्रा सिपकले दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, और ये सिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो 35 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। तो गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। देखिए इतना महान व्यक्ति था कि वो कभी गिर ही नहीं सकता। महान व्यक्ति कभी गिरता है? कभी नहीं गिरता है। तो गिरना परियोजना महाराष्ट्र में, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से। तो तमिल भाषा का शिल्पाधिकारम ये संबंधित है आपका हिंदू धर्म से, और मणिमेखलई। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, प्रति वर्ष, 5 वर्ष, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए होता है वित्त आयोग। वर्तमान जो है वो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी है। कौन है? निर्मला सीतारमन। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्रावधान किया गया है? केंद्र को संविधान की संघीय सूची द्वारा, राज्य को संविधान की राज्य सूची द्वारा, केंद्र एवं राज्य दोनों को समवर्ती सूची द्वारा, धार्मिक प्राधिकारियों को जो व्यक्तिगत मामले। यानी पूछ रहा है कि ये विवाह, तलाक, विरासत आदि किस सूची में आएगा, यही हमसे मेनली पूछ रहा है। तो यह आएगा केंद्र मतलब राज्य सूची में आएगा, संविधान की संघीय सूची में केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था? तो 3 लोग थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन थे। तो देखिए इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, सरदार पटेल और वीपी मेनन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिकी में टंकी परिपथ के अंतर्गत क्या आता है? प्रतिरोध एवं धारिता, यानी कि इंग्लिश में बोले तो रेजिस्टेंस एवं कैपेसिटर। सीधे सीधे मैं इसका आंसर चलिए बता देती हूँ। इसका आंसर यही होगा, इलेक्ट्रॉनिकी में टंकी परिपथ यानी कि टैंक सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध एवं कैपेसिटेंस यानी धारिता आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर कि कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या गामा तरंगे। तो कुलीज नलिका ट्यूब का प्रयोग जो किया जाता है वो आपका किया जाता है सूक्ष्म तरंगों के लिए। किसके लिए किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? भूटान में, बांग्लादेश में, भारत में या पाकिस्तान में। तो खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। खैबर, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। अगर तुमने भारत पे आक्रमण किया तो मतलब ऐसा ट्रिक से याद कर सकते हैं, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं, यानी खैबर दर्रा पाकिस्तान को बोल तेरी खैर नहीं, अच्छा नहीं होगा अगर तुमने मेरे भारत पे आक्रमण किया तो। अगला क्वेश्चन है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? लेबनान में, अफगानिस्तान में, जम्मू तथा कश्मीर में या सीरिया में। पंजशीर घाटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजशीर घाटी जो स्थित है वो अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी यानी कि प्रतिजैविकी को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक कौन था? तो वो हमारा था पेनिसिलियन था। क्या था? पेनिसिलियन। याद रखिएगा, प्रथम एंटीबायोटिक जो था वो पेनिसिलियन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? मेघालय में, केरल में, हरियाणा में या गोवा में। तो सबसे पहला राज्य जो था वो लागू करने वाला था तो उत्तराखंड था। कौन था? उत्तराखंड था। लेकिन अभी पूछ रहा है तो गोवा में, अभी जो ऑप्शन के हिसाब से हमारा गोवा में हो जाएगा, क्योंकि गोवा में भी लागू है समान नागरिक सिविल संहिता, और ये हमारे संविधान के 44वें अनुच्छेद में DPSP का अंतर्गत आता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? पिता के शुक्राणु से, माता का डिंब द्वारा,
ए और बी दोनों, या माता के पोषण द्वारा। तो जन्म से पहले शिशु का लिंग निर्धारण होता है, वो पिता के शुक्राणु से होता है। किससे होता है? पिता के शुक्राणु से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अबटू, जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, अबटू ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? आयोडीन की कमी, लोहे की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन। ऑब्वियसली आयोडीन की कमी से जो होता है वो थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हम आप लोगों को 55 क्वेश्चन कराए हैं। तो मैंने 55 क्वेश्चन कभी नहीं कराती थी, मैक्सिमम 50 कराती थी, बट आज मैंने कराया है। तो आई होप आप लोग, क्या कहे अब लोग, सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, या सालारगंज संग्रहालय। तो किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो कहा जाता है सालारगंज संग्रहालय। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी के रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? ठुमरी को तानसेन, अमीर खुसरो, सिद्धेश्वरी देवी, या नवाब वाजिद अली शाह। इसका हमारा आंसर क्या होगा? जो ठुमरी से संबंधित नहीं है, या बस यहाँ पे बेसिकली यही पूछा जाए, तो सिद्धेश्वरी देवी हो, नहीं सॉरी, यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह हो जाएगा, जो ठुमरी से संबंधित नहीं है, यानी वहाँ ऑप्शन सी ही होगा, इसको बाद में लिख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन होता है? ऑब्वियसली जांघ में होता है, थाई में फीमर, सबसे छोटा स्टेपिड कान में होता है, पटेला टांग में होता है, कार्पल्स जो है वो गला के पास होता है। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने वाला किसे कहते हैं? तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, हड्डी प्लस हड्डी, इसको जोड़ने वाले को बोलते हैं लिगामेंट, ओके, और मांस प्लस हड्डी को जोड़ने वाले को बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। तो आंसर बी हो, एक सेकेंड, क्या है? हाँ सही है, टेंडन सही होगा, टेंडन होगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई को, ओसाका को, अहमदाबाद को। मैनचेस्टर मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी कहाँ चल गया? कानपुर को। तो पूर्व में कौन स्थित है हमारा? पूर्व का मैनचेस्टर, मुंबई, ओसाका। ऑब्वियसली मुझे लगता है, आई थिंक इसका आंसर जाएगा ओसाका हो जाएगा। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो हम वीडियो के लास्ट पर आने ही वाले हैं, और वीडियो का जो है वो एंड होने ही वाला है। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलियाई हैम्पबैक डॉल्फिन वाली नई प्रजाति की पहचान की है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सौसा हैम्पबैक डॉल्फिन, सौसा साहुलेंसियस, या हम्पबैक साहुलेंसियस। तो वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया, तो करंट अफेयर्स मुझे लगता है, वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलियाई हैम्पबैक डॉल्फिन वाली नई प्रजाति की पहचान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सौसा साहुलेंसियस। वैसे बिहार डीएलएड में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, रहेगा भी तो 1-2 रहेगा, इसके लिए उतना टेंशन नहीं लेना है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन होता है? बुध होता है। अब इसे ट्रिक याद रख सकते हैं, बस मैंने अपने से बनाया था याद, बस पम बस अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध ऐसे याद रख सकते हैं। तो यही था हमारा 55 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं तो तभी से बहुत बार बोल चुकी हूँ, अब नहीं बोलूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। बाय बाय माय ऑल डियर यूट्यूब फैमिली।